नमस्कार दोस्तों। आज हम कोशिका का दूसरा लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। कल का जो लेक्चर था उसमें हमने कोशिका के बारे में जो बेसिक जानकारी जितनी भी थी, जैसे कि कोशिका संरचनात्मक इकाई कैसे होती है, उसके बाद हमने ये जाना कोशिका की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत संरचना है वो कैसी होती है, और उसके बाद हमने कोशिका से संबंधित कुछ जो शब्दावली है उसको समझा, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसोल क्या होता है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद हमने ये देखा कि कोशिका की जो खोज है उससे संबंधित और कोशिका के जो अवयव है उनकी खोज से संबंधित 5 से 6 वैज्ञानिकों के नाम हमने देखे। और उसके बाद हमने देखा कि सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, और उसके सबसे लास्ट में हमने कोशिका सिद्धांत की बात की जिसमें स्लाइडन और सवान की, और उसके अंत में रुडोल्फ विर्जोव की हमने बात की, और उसके बाद हमने वो उस लेक्चर में उतना ही किया था। ठीक है, तो आज हम जो है उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना। जितनी भी कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी थी वो हमने फर्स्ट लेक्चर में ले ली, है ना। जो भी हमको जानना था कोशिका के बारे में वो हमने पहले लेक्चर में देख लिया। आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोशिका जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। हमारे चैप्टर का नाम कोशिका है, तो मतलब हमें कोशिका के बारे में पढ़ना है। तो कोशिका कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। इन्हीं 2 कोशिकाओं की संरचना के बारे में हमें पढ़ना है, बस यही चैप्टर है। लेकिन कहना आसान है, बस यही चैप्टर है। यूकैरियोटिक कोशिका बहुत बड़ी है ना। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मैं आपको अंतर भी बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे केवल और केवल, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यूकैरियोटिक कोशिका बहुत जटिल होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत सरल होती है। तो आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किन जीवों में होती है ना, और प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना कैसी होती है। क्या एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका समान होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिका है, और एक कोई जीवाणु है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो क्या जीवाणु के अंदर जो कोशिका है और हमारे अंदर जो कोशिका वो बिल्कुल समान स्तर की होगी? बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर एक जटिल प्रकार की, एक एडवांस्ड प्रकार की सेल होगी, जबकि उसके अंदर एक सरल प्रकार की कोशिका होगी। जितनी चीजें हमारी कोशिका में है, जितने कोशिकांग हमारे कोशिका में है, वो उतने उसमें नहीं होंगे, है ना। तो ये चीज समझनी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आज हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है। यूकैरियोटिक कोशिका में हमको 2-3 लेक्चर लगेंगे, तो उसमें हम ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, मैं आपको यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, ये मैंने नाम इंग्लिश में इसलिए लिखा ताकि आपको मैं इसका मतलब समझा सकूं। हिंदी में तो ऊपर लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस शब्द को आपको 2 भागों में तोड़ना है। प्रोकैरियोटिक शब्द जो है इसको 2 भागों में मैं आपको तोड़ रहा हूं। एक होता है प्रो और एक होता है कैरियोटिक। एक क्या हो गया? प्रो, और एक हो गया कैरियोटिक का कैरियोन। 2 शब्द मैं इसको तोड़ दिया। प्रो का मतलब होता है बिफोर, बिफोर या पहले, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ध्यान से समझते जाना, मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप एक बार सुनिए, अब कुछ भी नहीं लिखना आपको, जब मैं कहूं लिखने को उस समय लिखना। सुनो, बस कान खोल के, दिमाग खोल के, जो भी खोलना है वो खोल के सुनो। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोन, प्रो का मतलब पहले, कैरियोन का मतलब केंद्रक, यानी कि हमें ये मतलब यहां से समझ में आ रहा है केंद्रक से पहले, केंद्रक से पहले। यानी कि इसका मतलब अगर मैं समझने का प्रयास करूं तो ऐसी कोशिका जो केंद्रक से पहले विद्यमान थी, ऐसी कोशिका जो केंद्रक से भी पहले विद्यमान थी, जब केंद्र की उत्पत्ति नहीं हुई, केंद्र की खोज भी नहीं हुई, उससे पहले भी जो कोशिका थी वो प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि इसकी मैं परिभाषा लिखनी चाहूं तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। ऑब्वियसली बात है, केंद्रक नहीं होगा क्योंकि ये कोशिका केंद्रक से पहले भी विद्यमान थी, और केंद्रक से पहले होने का मतलब उनमें केंद्रक नहीं। ठीक है, इन कोशिकाओं में
किन कोशिकाओं में? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। अभाव मतलब समझते हैं, केंद्रक नहीं होता है, तथा झिल्ली युक्त कोशिकांगों का भी अभाव होता है। कोशिका में जो अंग पाए जाते हैं उसको कहते हैं कोशिकांग। तो जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का भी अभाव होता है। समझ में आ रही है इतनी बातें? प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब आपको समझना है कि प्रो मतलब पहले, कैरियन मतलब केंद्रक, यानी कि जो कोशिका केंद्रक से भी पहले थी, यानी कि इसमें ऑब्वियसली बात है केंद्रक तो नहीं होगा, और साथ ही साथ इसमें जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। झिल्ली युक्त कोशिकांग भी इसमें नहीं पाए जाएंगे। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है। अब समझ में आया? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक। अब जब हम यूकैरियोटिक पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब हमने समझा, इसको नोट करो। एक छोटी सी चीज ये बता दूं कि प्रोकैरियोट्स होते कौन है? प्रोकैरियोट्स होते कौन है? जितने भी जीवाणु हैं, मैंने आपको बताया था कि मोनेरा, हिंदी में लिख देता हूं, 5 किंगडम सिस्टम आप सबको पता होगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसको बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। RHVT करने ये दी, ठीक है, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इसमें से जो ये वाला संघ है ना, पहला वाला मोनेरा, ये होता है प्रोकैरियोट्स। ये क्या होता है? प्रोकैरियोट्स। बाकी सारे के सारे ये क्या होते हैं? सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे जो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उसमें जो पहला जगत है मोनेरा, मोनेरा जो है वो एक ही प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। सारे के सारे, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो, सब कैसे हैं? यूकैरियोट्स। यानी कि मोनेरा क्या हो गया? प्रोकैरियोट्स। अब मोनेरा क्या होता है? मोनेरा क्या होता है? मोनेरा के अंदर जो आते हैं वो आते हैं जीवाणु। मोनेरा में कौन आते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया। समझ गए मेरी बात को? और ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोट्स। एक कोशिकीय हमने पढ़ा भी था कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो ये एक कोशिकीय है और प्रोकैरियोट्स है। एक कोशिकीय और प्रोकैरियोट्स। बताओ ये बात समझ में आई? ये बात याद रखनी है कि जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स एकमात्र मोनेरा जगत ही है जो प्रोकैरियोट्स होता है, बाकी सारे यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, आसान बात है, बिल्कुल आसान बात है। इसको लिख लो, लिख लो इसको। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक है, मैं यूं कहूं प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, या फिर मैं यूं कहूं कि जीवाणु की संरचना, तो उसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आते कौन है? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, सिर्फ और सिर्फ जीवाणु, है ना। और जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय, मतलब एक ही तो कोशिका होती है उसमें, जीवाणु में। ठीक है, तो डरना तो है ही नहीं। अब फंडा क्लियर होना चाहिए। मैं बात करूं जीवाणु, मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स, एक ही बात। ठीक है, चलो बेटा, ओके, इनको लिखते जाना भाई साथ साथ में। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, है ना, या फिर मैं यूं कहूं कि जीवाणु की संरचना, ऐसे कह सकते हैं, जीवाणु की संरचना।
सबसे पहले जीवाणु की संरचना बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, चाहो तो आप भी साथ साथ बना सकते हो। पहले मैं बना के नहीं लाता हूं भाई, क्यों? वो मैंने आपको कई बार बता दिया। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे भी कुछ उसूल हैं। ठीक है, ठीक है, चलो बन गई। चित्र पे ध्यान नहीं देना कैसी बन रही है, अपन को समझना है। और इस चित्र से मैं आपको ऐसा समझाऊंगा, प्रोकृतिक कोशिका मतलब ये चित्र समझ लो बस। अगर तुमने अब ध्यान दे दिया बढ़िया से, खत्म। ठीक है, अब सुनो, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसकी सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स या जीवाणु की जो कोशिका होती है उसमें 3 परत होती है। कितनी? 3 परत। कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली जो ये मोटी परत आपको दिखाई दे रही है वो क्या होती है? सबसे बाहर वाली जो ये मोटी परत आपको दिखाई दे रही है ये होती है ग्लाइकोकैलिक्स। इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ध्यान से सुनते जाना, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। अब उसके बाद में जो आती है इसको कहेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति आप सबको पता है, इसमें पाई जाती है। और उसके बाद में जो है इसके अंदर ये जो तीसरी वाली परत है ये हो जाएगी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, 3 परत। सबसे बाहर कोशिका, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर कोशिका भित्ति और उसके अंदर भी कोशिका झिल्ली। बैक्टीरिया की सेल में 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। तो याद रखना, जीवाणु के अंदर सबसे बाहरी जो परत होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब ये जो बीच में चीज आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये ऐसे, इसको हम नाम देंगे केंद्रकाल। क्या नाम देंगे? केंद्रकाल। इनको एक एक करके अब हम समझेंगे सारी चीजें, है ना। जो भी नाम यहाँ पे मैं नोट करवा रहा हूं उसको एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। अभी आपको इस डायग्राम में समझना है कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, चलो धीरे धीरे आप साथ में बने रहो, कोई भी चीज में दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है इसमें? केंद्रकाल। और इस केंद्रकाल के साथ ये जो लटकी हुई संरचना है इसको हम कहेंगे मीजोसोम। इसको हम क्या कहेंगे? मीजोसोम। समझ गए मेरी बात को? ये क्या हो गया? मीजोसोम। ठीक है साहब, अब यहां पे देखो, मीजोसोम हो गया। अब यहां पे इसके अंदर जो अंग दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कोशिका अंग कहते हैं वो क्या होते हैं? जिसे हम कोशिका अंग कहते हैं वो क्या होते हैं बताइए। तो यहां पे ये इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, ये जो चीज है इसे बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर। और एक चीज मैं यहां पे बनाना ही भूल गया, ये हो गई आपकी कशाभिका। क्या हो गई?
कशाभिका। ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना बनकर तैयार है। यहाँ पे जितने भी नाम मैंने लिखे हैं उनके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको यह समझना है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है। बस प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना आपको ये चित्र समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने जितने भी नाम लिखे 3, 6 और 8, इन 8 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बस इतनी तो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और क्या। अब एक एक करके मैं बताऊंगा तो ये आसान सी लगेगी आपको, लेकिन यहाँ पे अभी समझो। मैंने कहा यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, उसमें आपको हर एक चीज को लेबलिंग करके आनी चाहिए, है ना। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, मैंने कहा कि सबसे बाहरी जो परत होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर कोशिका भित्ति और उसके अंदर कोशिका झिल्ली, 3 परतें होगी। फिर मैंने कहा इसके बीच में ये जो ऐसे गुंथी खाई हुई स्ट्रक्चर पड़ी है, इसको हम नाम देंगे केंद्रकाल। क्या नाम देंगे? केंद्रकाल। फिर यहाँ पे ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रही है गोलाकार, इसको हमने नाम दिया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है बहुत सारे बच्चे समझ गए, वेक्टर के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके पास जो ये स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देंगे क्रोमेटोफोर। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम दिया मीजोसोम, और ये जो है इसके फ्लैजिला यानी कि कशाभिका हो जाएगी। बताओ इस स्ट्रक्चर में जो नाम मैंने लिखे हैं वो कौन सा पार्ट है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये चित्र बना सकते हो, बना सकते हो, है ना। मैं भी कोई बहुत बड़ा पेंटर नहीं हूँ, देखो कैसा बनाया, कैसा भी बनाओ चित्र बनाना चाहिए, और उसके अंदर हर एक जो पार्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। इतना सा काम है बस, ठीक है। एक बार इसको देखो वापस से, देखो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इन परतों को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3 परतें। सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि जीवाणु की कोशिका 3 परतों से घिरी रहती है, 3 परतों से घिरी रहती है। ये बात आपको पता है। 3 परतें कौन सी होगी? पहली ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी कोशिका भित्ति और तीसरी कोशिका झिल्ली। 3 परतें होगी। पहले हम पढ़ लेते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। दिख रहा है ना सबको? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। यह जीवाणु की सबसे बाहरी चिपचिपी परत है। चिपचिपी क्या होता है पता है? चिपचिपी परत है जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड की बनी होती है और सुरक्षा प्रदान करती है। कार्य क्या हो गया? सुरक्षा प्रदान करना, और सुरक्षा प्रदान करती है। ग्लाइकोकैलिक्स समझो, मैंने कहा ग्लाइकोकैलिक्स जीवाणु की सबसे बाहरी परत है। बिल्कुल आपने देखा होगा बाहरी है। अब इसकी कुछ विशेषता है, ये चिपचिपी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड की बनी हुई परत होती है। फिर मैंने कहा कि ये जो है ये बाहर से सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगी। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज बाहर लगी हुई है तो उसका काम प्रोटेक्शन का होगा, ठीक है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में आपको समझना है। अब ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर भी 2 पार्ट हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर भी 2 पार्ट है। एक इसके अंदर हो जाएगी स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर क्या होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं स्लाइम लेयर को? अवपंक परत। स्लाइम लेयर जिसको कहेंगे अवपंक परत। और एक होता है कैप्सूल जिसको हिंदी में कहेंगे संपुट। समझ रहे मेरी बात को? ग्लाइकोकैलिक्स के 2 भाग है, या फिर यूं कहूं कि ग्लाइकोकैलिक्स की जो मान लो ये लेयर है उसके अंदर भी 2 पार्ट है, ऊपर वाला और नीचे वाला।
इसमें एक जो है उसको हम कहेंगे अवपंक परत यानी कि स्लाइम लेयर, और एक होता है संपुट। अवपंक परत या स्लाइम लेयर जो होती है ये शिथिल होती है। शिथिल का मतलब ढीली होती है, हटाया जाना आसान है ना, हटाया जा सकता है, हटाया जाना आसान है। दिख रहा होगा ऑब्वियसली, दिख रहा है। चलो, संपुट जो होते हैं ना ये क्या होती है, दृढ़ होती है, दृढ़, हटाया जाना मुश्किल है, हटाया जाना मुश्किल। समझ गए आगे? आसान सी बातें हैं, अगर आपने ध्यान से सुनी है तो ऑब्वियसली समझ आ गई कि सबसे बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स चिपचिपी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ग्लाइकोकैलिक्स में दो भागों में बटी होती है, अवपंक परत और कैप्सूल यानी कि संपुट। अवपंक परत शिथिल होती है मतलब ढीली होती है, तो उसको हटाया जाना आसान होता है, उसको आराम से हटा सकते हैं। लेकिन जो संपुट होती है ये दृढ़ होती है, मजबूत होती है, तो इसको हटाना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। ये बात मैंने आपको बताई। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और ग्लाइकोकैलिक्स का लो, फिर मैं कोशिका भित्ति पढ़ाऊंगा आपको, है ना। ये चित्र मैं नहीं मिटाऊंगा ताकि आपको एक इमेजिनेशन बराबर बनती रहे, है ना। चित्र में जब तक ये 8 के 8 नहीं पढ़ाऊं तब तक नहीं मिटाऊंगा, ये मिटाऊंगा सिर्फ। तो ग्लाइकोकैलिक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, नोट कर लो। इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ग्लाइकोकैलिक्स में जितने पॉइंट मैंने बताए सफिशिएंट है, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। अब हम दूसरी परत पढ़ने वाले हैं, है ना। जीवाणु के अंदर 3 परतें होती है ना, तो दूसरी परत होती है कोशिका भित्ति। दूसरी परत क्या होती है, कोशिका भित्ति। जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसकी बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, ध्यान से नाम लिखना, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इसी का एक दूसरा नाम है म्यूरिन, कभी कभी ये भी आ जाता है म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है, माइकोप्लाज्मा, नाम सुना होगा, माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, इसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। 2 पॉइंट याद रखने कोशिका भित्ति में। सबसे पहली बात, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन, जिसका दूसरा नाम म्यूरिन है। समझ गए इतनी बात को, समझ गए सर। एक्सेप्शन, जीवाणु के अंदर एक जीवाणु है माइकोप्लाज्मा नाम का, उसमें कोशिका भित्ति होती नहीं, यानी कि वो एक तरीके से अपवाद है ना, तो उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। इतनी सी बात याद रखनी। तीसरी जो परत है, तीसरी परत कौन सी है, कोशिका झिल्ली। कौन सी है, कोशिका झिल्ली। क्या होती है कोशिका झिल्ली, सबको पता है, ये चयनात्मक पारगम्य होती है, ये चयनात्मक पारगम्य होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होती है, जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर स्टेरोल्स का अभाव रहता है, स्टेरोल्स का अभाव रहता है, उसकी जगह होपेनोइड्स पाए जाते हैं। लिख लेता हूं मैं यहां पे, जीवाणु की झिल्ली में स्टेरोल्स का अभाव, उसकी जगह होपेनोइड्स प्रेजेंट, ठीक है। होपेनोइड्स पाए जाते हैं, आप पूरा लिख लेना, होपेनोइड्स प्रेजेंट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। या अब आप कहेंगे सर ये क्यों लिखा है स्टेरोल्स, तो जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है ना,
उसकी कोशिका झिल्ली में स्टेरोल्स पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली है उसमें स्टेरोल्स नहीं होते, उसकी जगह ओपेनोइड्स पाए जाते हैं। तो ये बात कंपेयर करने के लिए मैंने बताई है कि जो जीवाणु की झिल्ली है उसमें स्टेरोल्स का अभाव रहेगा, उसकी जगह होपेनोइड्स पाए जाते हैं, है ना। उसकी जगह क्या पाए जाएंगे, होपेनोइड्स पाए जाएंगे। इस बात को समझाने के लिए, कंपेयर करने के लिए मैंने आपको बताया। तो तीनों की तीनों परतें हमारी क्लियर। एक बार फिर से देखो, ध्यान से सुनो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। अब जीवाणु की जो तीनों परतें हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तीनों परतों के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे केंद्रकाभ के बारे में। केंद्रकाभ क्या होता है बताओ ना, केंद्रकाभ के बारे में। केंद्रकाभ इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है। एक और इसका नाम है, इसे कहा जाता है ज़ीनोफोर। क्या कहा जाता है, ज़ीनोफोर। देखो मेरी कोशिश रहती है जितने भी नाम है मैं सारे आपको बता दूं, ताकि कोई भी नाम आए आपको कंफ्यूजन हो ही ना। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर किसी को विश्वास है या नहीं है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे बाहर सवाल आ ही नहीं सकता। कहाँ से आएगा, हर एक चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ, और सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना, चाहे आप आरबीएससी की बुक है वो पढ़ के देख लेना, चाहे आपके पास अन्य कोई गाइड है वो पढ़ के देख लेना। अगर इस तरीके से आपको कहीं पे समझाया मिल जाए, इस तरीके से आपको व्यवस्थित चीज़ें मिल जाए, तो फिर तो बढ़िया है, यहाँ से पढ़ने का मतलब ही नहीं है ना। नहीं मिलेगी वैसे, आप देख लेना। केंद्रकाभ, केंद्रकाभ को ही ज़ीनोफोर कहा जाता है। केंद्रकाभ का दूसरा नाम क्या है, ज़ीनोफोर। ये क्या होता है भाई साहब, सुनो ध्यान से। जीवाणु में डीएनए, जीवाणु में डीएनए, जीवाणु के अंदर जो डीएनए होता है वो एक जगह संगठित रहता है, एक जगह संगठित रहता है। इसे केंद्रकाभ कहते हैं, इसे केंद्रकाभ कहते हैं। यानी कि यहां पे ये जो चीज पड़ी हुई है ये क्या है, जीवाणु का डीएनए। ये क्या है, जीवाणु का डीएनए। और यही बात हमने यहाँ पे लिखी कि जो जीवाणु है उसका डीएनए एक जगह इकट्ठा हुआ पड़ा रहता है, संगठित पड़ा रहता है, उसे हम केंद्रकाभ नाम देते थे। तो ये इसे केंद्रकाभ नाम देते हैं। इतनी सी बात ध्यान रखनी, ठीक है। जीवाणु का जो डीएनए होता है ये मीजोसोम से जुड़ा हुआ रहता है। केंद्रकाभ जो है ये मीजोसोम से जुड़ा रहता है। ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है, मीजोसोम, और ये केंद्रकाभ, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, जुड़े हुए हैं, यहाँ पे दिख भी रहे। तो ये बात भी मैंने यहाँ पे नोट कर दी कि जो केंद्रकाभ है वो मीजोसोम से जुड़ा हुआ रहता है। ये बात क्यों लिखी मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट होगी तभी लिखी होगी, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को, और ये आप डायग्राम से भी इसको देख के पता लगा सकते हैं कि जो केंद्रकाभ है और मीजोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है साहब। अगली बात बताइए, जीवाणु का जो डीएनए होता है, जीवाणु का डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, डीएस यानी कि डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर यानी कि वृत्तीय, और जीसी प्रचुर, जीसी प्रचुर, ये डीएनए होता है। जीवाणु का डीएनए कैसा होता है, डीएस यानी कि डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर यानी कि वृत्तीय, और जीसी प्रचुर। जी और सी क्या होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जिसमें से ये ग्वानिन और साइटोसिन प्रचुर होता है, रिच होता है, ठीक है। तो ये इसका है। अब जीवाणु का जो डीएनए होता है, जीवाणु का जो डीएनए होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। अब यहाँ पे फिर वही बात होगी, जैसे मैंने झिल्ली में कहा कि स्टेरोल्स का अभाव होता है, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका में स्टेरोल्स होती है, और प्रोकैरियोट्स में हमने उसमें कहा कि ओपेनोइड्स पाए जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है, जो यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, वो नहीं पाया जाएगा, उसकी जगह दूसरा प्रोटीन होगा, है ना। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इसकी जगह तो कोई लेगा भाई, दूसरा कोई आएगा। इसकी जगह यहां पे लिख देता हूं, पॉलीएमाइंस,
पॉलीएमाइंस प्रोटीन पाई जाती है। पॉलीएमाइंस प्रोटीन पाई जाती है। अब हिस्टोन प्रोटीन आपको पता है एक क्षारीय प्रोटीन है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉलीएमाइंस प्रोटीन भी एक क्षारीय प्रोटीन है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है। फर्क क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका होगी तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन की जगह पॉलीएमाइंस प्रोटीन पाई जाती है। समझ गए बात को? ये था आपका क्या? केंद्र का न्यूक्लियोइड। और यहां से सवाल बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है केंद्र का। इतनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं, कोई ज्यादा चीजें नहीं है। पहले तो इसके नाम याद रख लेना। केंद्र का न्यूक्लियोइड लिखा आ सकता है, जीनोफोर लिखा आ सकता है। जीवाणु के अंदर जो डीएनए होता है वो एक जगह संगठित रहता है, उसी को हम केंद्र का कहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने कहा कि केंद्र का जो है ये मीजोसोम से जुड़ा हुआ रहता है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद मैंने कहा कि जो जीवाणु का डीएनए होता है वो कैसा होता है, तो डीएस सर्कुलर और जीसी प्रचुर। और इसके अलावा जो इसका डीएनए होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, उसकी जगह पॉलीएमाइंस प्रोटीन पाए जाते हैं। उसकी जगह पॉलीएमाइंस प्रोटीन पाई जाती है। बताओ क्लियर है इतनी बातें? इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बताओ फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? मिटाओ। चलो अब हम पढ़ेंगे, कसाबी का मिटा दिया क्या? कोई बात नहीं, अब तो पता ही हो गया आपको नाम। ठीक है, लिख देते हैं, ये आपका कसाबी का है। चलो अब देखो, अब हमने केंद्र का पढ़ लिया, प्लाज्मिड पढ़ लेते। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड क्या होता है? जीवाणु में गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा, गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त छोटे डीएनए के खंड पाए जाते हैं। छोटे डीएनए के खंड पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। यानी कि ये आपका गुणसूत्रीय डीएनए जिसको हमने केंद्र का नाम दिया, इसके अलावा डीएनए के छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े और पाए जाते हैं जीवाणु के अंदर, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। समझ गए बात को? ये होते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है इसका उपयोग वेक्टर के रूप में होता है। इसका उपयोग किसके रूप में होता है? वेक्टर, वाहक के रूप में होता है। प्लाज्मिड के अंदर स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है। स्व-द्विगुणन, सेल्फ रेप्लिकेट, स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है। और ये प्रतिजैविकों के प्रति असंवेदनशील होते हैं। प्रतिजैविकों के प्रति असंवेदनशील होते हैं। प्लाज्मिड की जो गुण, ये जो प्लाज्मिड होता है ये भी एक प्रकार का डीएनए है, तो ये भी कैसा होगा? डीएनए की जो प्रकृति है वो सेम होगी, डीएस सर्कुलर जीसी प्रचुर। जैसा केंद्र का आपकी प्रकृति थी डीएस सर्कुलर जीसी प्रचुर, वैसे ये क्या, वो भी क्या हो जाएगा? डीएस सर्कुलर जीसी प्रचुर। समझ गए मेरी बात को? चलो फिर मैंने कहा प्लाज्मिड जो है ये इनका प्रयोग वेक्टर्स के रूप में किया जाता है। और प्लाज्मिड की विशेषता क्या है? इनमें स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है और प्रतिजैविकों के प्रति असंवेदनशील होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स, है ना? एंटीबायोटिक्स के प्रति ये असंवेदनशील होते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस होते हैं। इनका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, प्लाज्मिड पर एंटीबायोटिक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए कहते हैं प्रतिजैविकों के प्रति असंवेदनशील, है ना? वो चीज आपको यहाँ पे मैंने बता दी। तो प्लाज्मिड क्लियर? प्लाज्मिड क्लियर? अब हम पढ़ेंगे मीजोसोम के बारे में। बेटा उसको चलो, अब हमारी 2 चीजें बची हुई है, एक तो मीजोसोम, एक क्रोमेटोफोर और एक कसाबीटा, 3 चीजें बची हुई। तो पहले हम मीजोसोम पढ़ लेते हैं। क्या होता है मीजोसोम? बताओ क्या होता है? यह है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की अतिवृद्धि है। कोशिका झिल्ली की अतिवृद्धि है जिसमें श्वसनी एंजाइम भरे रहते हैं। श्वसनी एंजाइम भरे रहते हैं, यानी यह
जीवाणु में श्वसन का कार्य करती है, श्वसन का कार्य करती है। मीजोसोम समझाऊंगा अभी, आपको टेंशन नहीं लेनी। मीजोसोम केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में ही पाया जाता है, में ही पाया जाता है। ये होगी मीजोसोम। ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये कोशिका झिल्ली की अतिवृद्धि है। क्या ये कोशिका झिल्ली है? क्या अंदर सबसे अंदर वाली तीसरी परत कोशिका झिल्ली है और उसी का रूपांतरित भाग है, उसी का रूपांतरित भाग है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कोशिका झिल्ली की एक अतिवृद्धि है। ये बात तो समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि मीजोसोम यहाँ पे काम क्या करता है। तो मीजोसोम यहाँ पे जो है ये श्वसन का काम करेगा। जीवाणु के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, श्वसन की क्रिया है, वो मीजोसोम के द्वारा होती है। जैसे यूकेरियोटिक कोशिका में, जैसे यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें श्वसन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। उसी प्रकार यहाँ पे मीजोसोम करता है। तो कभी कभी सवाल आ सकता है कि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समान, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना प्रदर्शित कौन करता है? मीजोसोम। समझ गए बात को? समझ गए? आसान सी बात है कि जो मीजोसोम होता है ये जीवाणु में श्वसन का काम करता है। इतना सा बात याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि जो मीजोसोम है ना ये केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो ग्राम अभिरंजन विधि है उसके आधार पर हम बैक्टीरिया को दो भागों में बांटेंगे, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो जो मीजोसोम है ये केवल और केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलेगा। क्लियर बात? क्लियर? चलो चलो अब हम पढ़ेंगे क्रोमेटोफोर। अब हम पढ़ेंगे एक लास्ट हमारा बचा हुआ क्रोमेटोफोर, उसके बाद कसाभिका। तो क्रोमेटोफोर पढ़ लेते हैं पहले। मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाओ। चलो क्रोमेटोफोर क्या होता है? देखो, पौधे जो होते हैं, पौधे उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या होता है? हरित लवक होता है। यानी कि अगर वो प्रकाश संश्लेषण करना चाहे तो उसमें हरित लवक होता है। लेकिन मैं अगर कहूं कि जीवाणु अगर प्रकाश संश्लेषण करना चाहे तो हरित लवक तो इसमें है नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो इसमें है नहीं। तो इसमें अगर कोई बैक्टीरिया हो सकता है जो प्रकाश संश्लेषण करे, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण करना चाहे तो उसके लिए तो कोई तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होने चाहिए। तो वो होता है क्रोमेटोफोर। वो क्या होता है? क्रोमेटोफोर होता है। लिखो क्रोमेटोफोर, एक एक करके आपको लिखना है। ये साइड में जो मैंने बताया क्रोमेटोफोर, ये क्या होता है? ये विशेष प्रकार की झिल्लियां है, ये विशेष प्रकार की झिल्लियां हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। जिसमें क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब कौन कौन से बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना? प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य हो गया वो क्या हो गया? इनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है। समझ गई, है ना? चीज समझ गए कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण का काम करता है क्रोमेटोफोर, है ना। कौन कौन से जीवाणु हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एक हो जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और एक हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ये तीन होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। ये तीन क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया।
इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए, जो बैक्टीरिया ऑब्वियसली बात नहीं होगा, तो उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए क्रोमेटोफोर होता है। जैसे कि हमने कोशिका झिल्ली में देखा स्टेरोल्स की जगह होपेनोइड्स था, हमने उसके अंदर देखा कि जो जीवाणु का जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन की जगह पॉलीएमाइन्स प्रोटीन थी। ठीक उसी प्रकार इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक की जगह क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्लियर है बात? बहुत सिंपल है, लिख लो इसको, समझ में आ जाएगा। अभी नहीं आया तो बाद में आ जाएगा। ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले, कहीं नहीं, ढूंढ लेना तुम, ठीक है? चलो नोट करो इसको, देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो अब सारी चीजें मैं लिख रहा हूं तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, है ना? आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ जाओगे। जब आप 2-3 लेक्चर देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे लिखता हूँ, कहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ। आपको सारी चीजें आप मेरे से पहले जान जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 लेक्चर देने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है? चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। इसको नोट करो। क्रोमेटोफोर क्लियर हो गया होगा, मिटाओ मैं इसको। अब हमने सारी चीजें पढ़ ली। केंद्र का पढ़ लिया, प्लाज्मिड पढ़ लिया, क्रोमेटोफोर पढ़ लिया, मेसोसोम पढ़ लिया, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सारे पढ़ दिए। बचा सिर्फ कसाभिका। क्या बचा? कसाभिका। पढ़ लेते हैं, लिखो इसको, मिटाओ। चलो चलो ठीक है, ये भी मिटा दो। तो ये तो बहुत टाइम हो गया, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कसाभिका। कसाभिका कहाँ पे है? मैंने आपको बताया था, ये जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के बाहर वाली, इसको कसाभिका कहेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कशाभिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लैजिला, ठीक है? कसाभिका क्या काम करती है भाई बैक्टीरिया में? जैसे अपन मनुष्य है तो अपने पास चलने के लिए 2 पैर है, वैसे ही जो जीवाणु है उसमें चलने के लिए फ्लैजिला होते हैं। या फिर यूं कहूं कि जीवाणु में गमन के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो इस बात को लिख लेते, है ना? इस बात को लिख लेते भाई कि जीवाणु में गमन के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला। किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो ऊपर लिखा हुआ है कसाभिका। फ्लैजिला पाए जाते हैं। सीलिया का अभाव होता है। सीलिया का अभाव होता है। सीलिया को हिंदी में कहते हैं पक्षमार्ग। पक्षमार्ग। फ्लैजिला और सीलिया में किसी को अंतर नहीं पता है तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। मैंने कहा ना, आप किसी भी चीज का लोड मत लेना। ये आज पहली दूसरी क्लास है तो सारी चीजें आपको पहले से थोड़ी आएगी। हम धीरे धीरे सारी चीजें सीखते जाएंगे, है ना? तो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर अंतर भी हम जानेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जीवाणु में गमन के लिए फ्लैजिला होते हैं, न कि सीलिया, ठीक है? चलो अब देखो कसाभिका के बारे में ये तो पता चल गया कि भाई ये गमन के लिए उत्तरदायी संरचना होती है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो फ्लैजिला होते हैं ना, इसके 3 भाग होते हैं। फ्लैजिला के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये 3 भाग किसके हैं? कशाभिका के। कौन कौन से? एक होती है बेसल बॉडी, हिंदी में इसको कहते हैं आधारी काय। आधारी काय। एक होता है इसमें हुक और एक इसमें होता है फिलामेंट। एक होता है बेसल बॉडी, एक होता है हुक और एक होता है फिलामेंट। समझ गए बात को? नहीं समझे तभी समझा देंगे। मैंने कहा फ्लैजिला जीवाणु में गमन के लिए उत्तरदायी संरचना, बिल्कुल साहब। इसको फ्लैजिला को हमने 3 भागों में बांट दिया, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी जो होता है ना, ये भाग कोशिका भित्ति या झिल्ली में धंसा रहता है। ये भाग जो होता है ना, ये कोशिका भित्ति या झिल्ली में धंसा रहता है। तथा इसको दृढ़ता प्रदान करता है। तथा फ्लैजिला जो होता है ना, कसाभिका जो होता है, उसको दृढ़ता प्रदान करता है। अच्छा सर, हुक क्या होता है? हुक कुछ भी नहीं है, इस बेसल बॉडी को और इस फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है। हुक क्या होता है? हुक सबने देखा होगा, इस तरह का होता है, जैसे कि ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ता है तो हुक होता है उसमें। उसी प्रकार ये भी एक हुक है। तो हुक का क्या होता है? बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने का काम करेगा, उसको हुक कहेंगे। तो क्या मैं ये लिखा हूं कि तुम लिख सकते हो?
इतनी भी बात तुम लिख सकते हो, मैं लिखा हूं ये भी। भाई जो बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़े वो, ठीक है। अब सर फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट क्या होता है? ये है फ्लैजिलिन प्रोटीन की, फ्लैजिलिन प्रोटीन हिंदी में लिख देता हूं, फिर तुम कहोगे सर हिंदी नहीं लिखते। फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन, फ्लैजिला से फ्लैजिलिन आ जाएगा, फ्लैजिलिन। ये कुंडलित प्रोटीन होती है। फ्लैजिलिन प्रोटीन कैसी है? कुंडलित यानी हेलिकल प्रोटीन है। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, तथा ये कैसा है? लंबा, बेलनाकार और खोखला, है ना। ये है लंबी, बेलनाकार तथा खोखली संरचना है, खोखली संरचना है, जो वास्तविक गमन के लिए उत्तरदायी है। वास्तविक गमन के लिए, इसका क्या मतलब हुआ? वास्तविक गमन के लिए उत्तरदायी। समझ में नहीं आया? बिल्कुल आ जाएगा। मैंने कहा कि फिलामेंट जो होता है ना, ये वास्तविक जो गमन है उसके लिए उत्तरदायी है। फ्लैजिला के तो 3 पार्ट है ना, तो जो एक्चुअल में गमन करने का काम करता है वो फ्लैजिला होता है, सॉरी फिलामेंट होता है ना। तो ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। मिटाओ इसको। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, इसमें जितनी भी चीजें आपको पढ़नी थी पढ़ ली, ठीक है। अब इसको मैं मिटाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिटा दूं। अब 2 छोटी छोटी चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा, 2 छोटी छोटी, 2-4 चीजें, 2-4 चीजें और बताना चाहूंगा। पहले इसको नोट करो। मिटाओ, मैं इसको मिटाऊं। अब ये जो जीवाणु के बाहर जो संरचना निकली उसको कसाभिका कहेंगे, ठीक। अब सुनो मेरी बात, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो सुनो। 2 नाम और है, 2 नाम और है। एक तो है पिलाई, इसको हिंदी में कहते हैं पिलाई, और एक नाम है फिम्बरी, इसको हिंदी में कहते हैं फिम्बरी, ठीक है। ये फिम्बरी 2 नाम है। जैसे बैक्टीरिया की बाहरी सतह से फ्लैजिला निकलते हैं, वैसे के वैसे पिलाई और फिम्बरी भी बैक्टीरिया की बाहरी सतह से निकलने वाली संरचना है। समझ लो, जैसे बैक्टीरिया की बाहरी सतह से फ्लैजिला निकले रहते हैं, वैसे के वैसे बैक्टीरिया की बाहरी सतह से कुछ और संरचना निकलती है जिसको हम पिलाई या फिम्बरी कहते हैं। अब होता क्या है, इनका काम क्या होता है ये समझते हैं। पिलाई की बात करूं तो यह जीवाणु की सतह से निकलने वाली संरचना है, सतह से निकलने वाली संरचना है जो संयुग्मन में सहायक है। संयुग्मन क्या होता है? कंजुगेशन। संयुग्मन में सहायक होती है, इसलिए इसे सेक्स पिलाई भी कहते हैं। सेक्स पिलाई, हिंदी में लिंगी रोम। यानी कि ये तो मैंने पहले बता दिया कि जीवाणु सतह से निकलने वाली संरचना है, लेकिन इसका काम क्या है? ये कॉन्जुगेशन में सहायता करती है। कॉन्जुगेशन मतलब सेक्स में, इसलिए इसे सेक्स पिलाई भी कहा जाता है। जैसे कि नर जो है और मादा जो है, जब ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन करते हैं तो उसमें ये आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं? पिलाई के माध्यम से। जैसे मैं समझाना चाहूँ, जैसे कि ये मेल है, मेल बैक्टीरिया, ये फीमेल बैक्टीरिया, ठीक है, ये फीमेल बैक्टीरिया। अब ये दोनों अगर जुड़ना चाहते, कॉन्जुगेशन करना चाहते, तो यहां से एक नली निकलेगी ऐसे, और इससे भी एक ऐसे नली निकलेगी। ये दोनों नली आपस में ऐसे जुड़ेगी, तो ये होता है सेक्स पिलाई। समझ गए मेरी बात को? चलो, अब फिम्बरी क्या होता है? ये जीवाणु की सतह से निकलने वाली सूपनुमा संरचना है। सूपनुमा कह सकते हो, बालनुमा कह सकते हो। सूपनुमा या बालनुमा संरचना है जो जीवाणु को
चट्टानों से या पानी में पोषक तत्वों से चिपकने में सहायता करती है। समझ में आ जाएगा। देखो पिलाई तो समझ में आ गया कि कॉन्जुगेशन में सहायता करता है। फिम्बरी क्या होती है? ये भी बाहर से निकलने वाली एक संरचना है। ये क्या काम करती है? मान लो कोई चट्टान है और उस चट्टान में बैक्टीरिया को जकड़ना है, मतलब उसमें चिपकना है, तो वो कैसे चिपकेगा? इन फिम्बरी की स्ट्रक्चर जो होती है, फिम्बरी से वो जकड़ लेगा। मान लो बैक्टीरिया पानी में बह रहा है और उसको कोई पोषक तत्व दिख गया, पोषक उत्तक दिख गया, तो उस पोषक उत्तक से चिपकने में भी ये फिम्बरी उसकी सहायता करते हैं, उससे वो चिपक जाता है। तो बस ये काम होता है फिम्बरी और पिलाई का। आई होप आप समझ गए पिलाई और फिम्बरी क्या होती है। सवाल बनेगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा। अगर ये जो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना वो आपको पता है तो सवाल आपका गलत नहीं होगा। इतनी बात आप दिमाग में रख के चलिएगा, ठीक है। मिटाओ इसको। अब दो शब्द मैं आपको और बताऊंगा, जैसे पिलाई और फिम्बरी बताया, अब दो शब्द और बताऊंगा, एक पोलिसोम और एक अंतर्विष्टकाय। एक पोलिसोम और एक अंतर्विष्टकाय। इसको मिटाओ, मिटाओ। चलो अब इसको सारे को मिटा देता हूं ना, अब इसका ज्यादा काम नहीं है भाई। एक होता है पोलिसोम। ये क्या होता है भाई? पोलिसोम क्या होता है भाई? ध्यान से सुनो। एक नंबर की परिभाषा आ सकती है, सॉरी परिभाषा तो क्या आएगी आपके, तो ऑप्शन आता है ना। चलो जीवाणु में एक mRNA पर, आरएनए 3 प्रकार का होता है, तो जीवाणु के अंदर एक mRNA पर कई राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं। कई राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोलिसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोलिसोम कहते हैं। और ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। राइबोसोम का काम ही क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का। तो ये भी प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। देखो मैं हर एक चीज आपको लिखा रहा हूं, हर एक चीज, तो टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको मजा भी आ रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। चलो पोलिसोम समझ में आ गया कि भाई जीवाणु के अंदर मान लो ये एक mRNA है। ये क्या है? एक mRNA है। इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, 3.2, 5 प्राइम। इस पे ऐसे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, तो उसको पोलिसोम कहते हैं। और ये पोलिसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा, क्योंकि राइबोसोम जुड़ेगी और राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक शब्द और होता है अंतर्विष्टकाय। अंतर्विष्टकाय ये क्या होता है? ये होता है प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, शॉर्टकट में मैंने लिखा है पीकेएस, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो निष्क्रिय संचित भोजन है, निष्क्रिय संचित भोजन होता है ना, उसको हम अंतर्विष्टकाय कहते हैं। इतनी सी बात ध्यान रखना। अंतर्विष्टकाय क्या होता है? जो जीवाणु है या प्रोकैरियोट्स है उसमें निष्क्रिय रूप से जो भोजन संचित रहता है, निष्क्रिय रूप से भोजन स्टोर रहता है, उसको हम अंतर्विष्टकाय का नाम दे देते हैं, ठीक है। चलो एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, जो हमने पहले पढ़े थे, जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, कौन कौन से थे? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एक थे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और एक थे साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। इनमें, इन तीनों में गैस वैक्यूल पाई जाती है। गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल क्या होती है? गैस रिक्तिका, गैस रिक्तिका पाई जाती है, जो उत्प्लावकता प्रदान करती है। उत्प्लावकता क्या होती है? फ्लोटिंग, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता प्रदान करती है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले आपसे पूछ ले, गैस वैक्यूल किस में पाई जाती है? जीवाणु में। जैसे रस रिक्तिका पादपों के अंदर पाई जाती है, वैसे ही जीवाणु में क्या पाई जाती है? गैस रिक्तिका पाई जाती है। जीवाणु के अंदर भी किस में पाई जाती है? तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसका काम क्या है? तो ये उत्प्लावकता प्रदान करती है, फ्लोटिंग, है ना। जैसे कि पानी में कोई चीज है तो वो ऊपर आ जाती है, क्यों आती है? फ्लोटिंग की वजह से। ठीक है, तो बैक्टीरिया को जो फ्लोटिंग प्रदान करने का काम करती है वो इसके अंदर गैस रिक्तिका काम करती है। रिक्तिका मतलब गुब्बारे नुमा, अंदर से खाली संरचना। ठीक है, तो ये आपको समझना था। ये बातें हर एक सवाल से, मतलब जितने 3 पॉइंट मैंने बताए, तीनों सवाल है, कैसे भी सवाल बन सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं बनेगा। इतनी चीजें क्लियर है तो फिर हम अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, 5 मिनट और बस, थोड़े से स्ट्रांग बनो। अब हम ग्राम अभिरंजन विधि पढ़ लेते हैं, फिर आज के लिए आपको इतना ही देंगे। ठीक है, कर लें कि नहीं करें? कर लेते हैं यार, ऐसे 5-5 मिनट एक्स्ट्रा करेंगे तभी तो हम लोगों से आगे निकलेंगे। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं इसको, मैं मिटाओ। ठीक, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट बस। ग्राम अभिरंजन विधि, ये क्या है भाई? मैंने आपको शुरुआत में कहा कि बैक्टीरिया को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ये कैसे बांटे? इसी विधि के आधार पर। ठीक है, तो ये विधि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा सुनो। 1884 में, कब की बात है भाई? 1884 में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम है? क्रिश्चियन ग्राम। 1884 में क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम अभिरंजन विधि के आधार पर, ग्राम तो इसका नाम हो गया और अभिरंजन विधि है, अभिरंजन विधि के आधार पर जीवाणु को 2 भागों में बांटा। जीवाणु को 2 भागों में बांटा। दो भागों में कौन कौन से में बांटा? एक तो ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। अब कैसे बांटा? पहले ग्राम अभिरंजन विधि समझते हैं, है ना। पहले ग्राम अभिरंजन विधि समझते हैं। ये बात तो आप लिख लोगे कि 1884 में क्रिश्चियन ग्राम ने अभिरंजन विधि के आधार पर जीवाणु को 2 भागों में विभाजित किया, एक ग्राम पॉजिटिव यानी कि ग्राम धनात्मक और एक ग्राम नेगेटिव यानी कि ग्राम ऋणात्मक। इस बात को पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम विधि समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया? एक जीवाणु का धब्बा लिया, जीवाणु धब्बा लिया। क्या मतलब सर? हमें तो समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझा है। ये आपकी स्लाइड, लैब में जब जाते हो बायोलॉजी की लैब में तो ऐसी स्लाइड आपने देखी होगी। इस स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया का एक धब्बा छोड़ा ऐसे, है ना। बैक्टीरिया मार के एक बूंद बैक्टीरिया को यहाँ पे इस पे डाला, है ना। बैक्टीरिया को ऐसे तो है नहीं कि बैक्टीरिया का एक पार्ट यहाँ पे डाल दिया। बैक्टीरिया को हम नग्न आंखों से भी नहीं दे सकते, इतने छोटे होते हैं। तो बैक्टीरिया को यहाँ पे उसका एक धब्बा यहाँ पे इस स्लाइड पे बीचों बीच डाला। ठीक है सर जी, डाल दिया। अब क्या किया? इसको सुखाया, है ना, वायु शुष्कन किया, इसको सुखाया, वायु शुष्कन। ठीक है सर, सूख भी गया। अब क्या करना है? धब्बा डाल दिया, सूख भी गया। अब क्या करना है? अब इस पे डालते हैं क्रिस्टल वॉयलेट रंजक। क्रिस्टल वॉयलेट रंजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रंजक है। आपसे सवाल पूछा जाएगा ग्राम अभिरंजन विधि में कौन सा रंजक का प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल वॉयलेट रंजक। और ये जो है ये एक क्षारीय रंजक है। कैसा रंजक है? क्षारीय रंजक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्रिस्टल वॉयलेट रंजक ये एक क्षारीय रंजक है और इसकी वजह से जो जीवाणु है वो जीवाणु कैसे हो गए? जीवाणु बन गए ब्लू या पर्पल कलर के। जीवाणु कैसे हो गए? ब्लू कलर के हो गए। जीवाणु कैसे हो गए भाई? ब्लू कलर के हो गए। यानी कि जैसे ही आपने क्रिस्टल वॉयलेट रंजक डाला उससे जीवाणु का जो धब्बा था वो ब्लू कलर का हो गया। ठीक है साहब, सारे के सारे ब्लू कलर के हो गए। अब इसके अंदर क्या डाला हमने? क्या डाला? आयोडीन डाला। इसके अंदर हमने क्या डाला? आयोडीन का विलयन डाला। आयोडीन का विलयन डाला।
जैसे ही हमने आयोडीन का विलियन डाला तो यहां पे जो क्रिस्टल वॉयलेट है, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन गया, आयोडीन का कॉम्प्लेक्स यानी कि संकुल बन गया, दोनों का मिक्स मिला जुला रूप बन गया, उसे कहेंगे संकुल। ठीक है, तो जैसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाला, जीवाणु ब्लू कलर की होगी, अब हमने आयोडीन डाल दिया, तो जो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन था उसका एक कॉम्प्लेक्स बन गया, उसका एक क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या किया है हमने, इसके ऊपर डी कलराइजर डाला, इसके ऊपर क्या डाला, डी कलराइजर डाला। इसको मैं कहां पे लिखूं, यहां पे लिख दिया। हमने इसके ऊपर क्या डाला, डी कलराइजर। डी कलराइजर को हिंदी में क्या कहते हैं, विरंजक, विरंजक पदार्थ, विरंजक डाला। विरंजक यहां पे क्या हो सकता है, या तो आप एल्कोहल डालो या फिर आप एसीटोन डालो। जैसे आपने देखा होगा, लड़कियों को पता है नेल पॉलिश हटाने के लिए आप एसीटोन का प्रयोग करते हैं तो नेल पॉलिश हट जाती है। एल्कोहल वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह आपका यूज किया होगा, है ना, कोई भी चीज को हटाने के लिए धब्बा वगैरह हम एल्कोहल और एसीटोन का प्रयोग करते हैं, तो इसे कहते हैं विरंजक। या इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो डी कलराइजर, यानी कि कलर को निकाल दे। तो ये ब्लू और ब्लू कलर के हो गए थे सॉरी, ब्लू कलर के हो गए थे। अब यहाँ पे जैसे ही हमने डी कलराइजर डाला तो कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे थे जो ब्लू कलर के ही रहे, कुछ तो ऐसे जो ब्लू कलर के रहे, और कुछ ऐसे थे जो कलरलेस हो गए। कलरलेस तो होना ही है क्योंकि हमने डी कलराइजर डाला है, कलर निकालने के लिए तो हमने एल्कोहल और एसीटोन डाला है। तो डी कलराइजर जो हो गए, मतलब जिनका कलर निकल गया, वो तो थे ग्राम नेगेटिव, वो तो थे ग्राम नेगेटिव, और जिनका कलर नहीं निकला वो ग्राम पॉजिटिव। वो कैसे हो गए, ग्राम पॉजिटिव। अब यहाँ पे कलर लेस तो दिखेगा नहीं, तो देखने के लिए हमने इसमें सेफ्रेनिन का ऐड किया, सेफ्रेनिन, तो इसका कलर कैसे आ गए, पिंक कलर आ गया इसका। समझ गए मेरी बात को, ये पूरी विधि है, इधर से इधर, इधर गया मैं ऐसे, क्या विधि है, सारी रंजक इधर लिख देते हैं, सारी रंजक। एक बार दोबारा समझेंगे, मैंने कहा हमें ग्राम अभिरंजन विधि समझनी है, उस विधि के आधार पर हम जीवाणु को दो भागों में बांटेंगे। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते रहना जैसे जैसे मैं बोलूं, या फिर लिख लो, पॉज करके लिख लो। मैंने कहा जीवाणु को दो भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, ग्राम अभिरंजन विधि के आधार पर। क्या होती है ग्राम अभिरंजन विधि, सुनो। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसका एक स्लाइड पे धब्बा बनाया, यानी कि एक बूंद यहाँ पे स्लाइड पे छोड़ी, और फिर उसको वायु में सुखा दिया, धूप में सुखा दिया, सूख गई। अब वो जो धब्बा है उसके ऊपर हम एक रंजक डालते हैं, एक डाई डालते हैं, जिसको कहते हैं क्रिस्टल वॉयलेट रंजक, और ये एक प्रकार की क्षारीय डाई है, क्षारीय रंजक है। ठीक है सर, डाल दिया। उससे डालने की वजह से जो जीवाणु का जो धब्बा था वो नीले रंग का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब उसके बाद भी हम नहीं रुके, हमने इसके ऊपर डाला आयोडीन का विलयन, हमने इसके ऊपर क्या डाला, आयोडीन का विलयन डाला। अब आयोडीन का विलयन डालने से जो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन है उसका कॉम्प्लेक्स बन गया, उन दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है सर, अब हम यहाँ पे डालेंगे लास्ट में डी कलराइजर, जिसको विरंजक पदार्थ कहते हैं। क्या होता है, या तो एल्कोहल डालो या एसीटोन डालो। ठीक है सर जी, डाल दिया। अब ये जो है इसका काम होता है कलर निकालने का। तो यहाँ पे जिस बैक्टीरिया में से कलर निकल गया, यानी जो कलर लेस हो गए, वो तो थे ग्राम नेगेटिव, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में से कलर नहीं निकला, एल्कोहल एसीटोन जो है इनको डालने के पश्चात भी ये ब्लू कलर के ही रहे, इसका मतलब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना। तो यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि जो जीवाणु ग्राम अभिरंजन विधि के पश्चात भी ब्लू बने रहते हैं, रंग क्या कहते हैं उसको, रंग जिसके अंदर बना रहता है वो ग्राम पॉजिटिव, और जो अपना रंग खो देते हैं वो ग्राम नेगेटिव। चलो इतनी सी बात है, ये ग्राम अभिरंजन विधि है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने ऐसे लिखा है तो आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको नीचे लिखना है। मेरे यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे ऐसे चला गया, आपको जस्ट नीचे लिखना है ऐसे। ठीक है, चलो अब हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया में अंतर पढ़ लेते हैं, 2-3 अंतर है, फिर ठीक है, हो गया हमारा काम। बताओ, ठीक, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर अंतर क्या है वो हम देख लेते हैं। इधर हम लिखते हैं ग्राम पॉजिटिव या ग्राम धनात्मक, और
इधर हम लिखते हैं ग्राम ऋणात्मक। ठीक है, दिख तो रहा होगा ग्राम ऋणात्मक। चलो, ग्राम धनात्मक के बारे में बात करूं तो ये ग्राम अभिरंजन विधि के पश्चात ब्लू कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं। ये क्या देंगे, ये ग्राम अभिरंजन विधि के पश्चात पिंक कलर देते हैं। कैसा कलर देते हैं, पिंक कलर देते हैं। वैसे तो कोई कलर नहीं देते, लेकिन बाद में हम जब सेपरेट ऐड करते हैं ना तो ये पिंक कलर देते हैं। तो ये बात है, इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, कोशिका भित्ति मोटी होगी। और ऑब्वियसली बात है, अगर कोशिका भित्ति मोटी होगी तो इसमें म्यूरिन की मात्रा भी ज्यादा होगी। म्यूरिन क्या होता है, कोशिका भित्ति म्यूरिन की तो बड़ी होती है, मैंने बताया ना, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की, तो म्यूरिन की मात्रा ज्यादा होगी क्योंकि कोशिका भित्ति मोटी है। इसमें कोशिका भित्ति पतली होगी, कोशिका भित्ति पतली होगी, और कोशिका भित्ति पतली होगी तो इसमें म्यूरिन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। म्यूरिन की मात्रा भी कम हो जाएगी। अब इसका कारण है, इसमें कोशिका भित्ति मोटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें LPS, जिसका पूरा नाम है लिपोपोलीसेकेराइड, लिपोपोलीसेकेराइड, ये इसमें एब्सेंट होती है, जबकि ये जो लिपोपोलीसेकेराइड ये इसमें प्रेजेंट होती है। लिपोपोलीसेकेराइड क्या होता है, कोशिका भित्ति का एक रूपांतरित भाग है ना, जो इसके अंदर तो एब्सेंट रहेगी तो ये पूरी की पूरी कोशिका भित्ति मोटी हो जाएगी। इसमें कोशिका भित्ति तो पतली सी रह जाएगी, उसके बाहर लिपोपोलीसेकेराइड की एक बड़ी परत आ जाएगी। समझ गए मेरी बात को, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत कम बीमारी पैदा करते हैं, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये बहुत कम बीमारी पैदा करते हैं। ये ज्यादातर बीमारी पैदा करते हैं, ज्यादातर जो है ये ज्यादातर बीमारी पैदा करते हैं। समझ गए मेरी बात को। यूं कहूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये बीमारी पैदा नहीं करते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं ना ये बीमारियां पैदा करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है बैसिलस। बैसिलस हमारे काम का है, लैक्टोबैसिलस हमारे काम का जीवाणु बिल्कुल है ना, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा कौन सा लिखूं, क्लोस्ट्रीडियम लिख लेना, क्लोस्ट्रीडियम है ना। इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, जितने भी बीमारी पैदा कर रहे हैं, विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी, ये सारे जितने भी बीमारी पैदा करने वाले होंगे ना ये इसके अंदर आ जाएंगे। समझ रहे, ई कोलाई भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ई कोलाई भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये अंतर है भाई ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के अंदर। ठीक है, कितने अंतर है, 1 2 3 4 5 और 6 अंतर है। 6 अंतर आपको याद होने चाहिए, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने पूरी प्रोकैरियोटिक कोशिका को पढ़ लिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर सवाल बनेगा, चाहे लैब असिस्टेंट में बनो, सेकेंड ग्रेड में बनो, नीट में बनो, फर्स्ट ग्रेड में बनो, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको बढ़िया से नोट्स बनाने, जो भी मैंने पढ़ा है एक बार आप पढ़ो, उस साथ साथ नोट बना सकते हो तो बनाओ, लेकिन एक बार नहीं बना सकते तो दोबारा लेक्चर को निकालो, दोबारा लगाओ और दोबारा उसके नोट्स बनाओ। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा अगर आपने ध्यान लगा के समझा है तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको अच्छी लगी क्लास, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए आगे निरंतर क्लासें लेके आता रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है भाई, है ना। तो इतनी सी जिम्मेदारी निभा पाओगे कि नहीं पाओगे? अगर इतना काम कर लोगे तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, चलो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।